नमस्कार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के निर्वाचन परिणाम लगभग स्पष्ट हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभालेगी और तेलंगाना में कांग्रेस सत्ताधारी दल होगा। इस बात में संदेह नहीं कि आज का ये परिणाम आगामी 2024 के लोकसभा निर्वाचन पर बहुत प्रभाव डालेगा और इसका प्रभाव विभिन्न दलों के इलेक्टरल स्ट्रेटजी पर भी दिखाई देगा। इसीलिए बहुत से चैनल्स तो कई दिनों से इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहते चले आ रहे हैं। यदि कांग्रेस सभी राज्यों में जीत भी जाती तो भी कहा जा सकता था कि इस चुनाव के मुद्दे प्रांतीय मुद्दे थे, इसलिए इनके आधार पर 2024 के इलेक्शन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तो स्थिति ही पलट गई है। आइए इस पलटी हुई स्थिति पर बिंदु बिंदु विचार करते हैं। इंडी अलायंस बनने के बाद बहुत कुछ नहीं हुआ है। इक्का दुक्का मीटिंग्स हुई, वो भी बहुत औपचारिक सी रहीं। उन मीटिंगों में से कुछ बातें निकलकर बाहर आईं, लेकिन चुनाव से कुछ माह पहले जिस प्रकार की गहमा गहमी देखी जानी चाहिए थी, उस तरह की गहमा गहमी नहीं देखी गई। ऐसा लगने लगा कि शायद कांग्रेस इस इंतज़ार में है कि इन 5 राज्यों में निर्वाचन हो और उस निर्वाचन में कांग्रेस सभी राज्यों में सत्ता प्राप्त करे और उससे कांग्रेस का इस इंडी अलायंस में एक ऐसा प्रभुत्व बन जाए कि वह बाकी दलों को अपनी पूंछल बनाकर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले। लेकिन स्थिति वैसी बनी नहीं है, बल्कि अब इंडी अलायंस के सभी दल ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो गए हैं। इस स्थिति में अच्छा खासा खसारा हो सकता है। पहली बात तो ये कि इस प्रकार का एक टूटा फूटा अलायंस जनसाधारण का विश्वास कैसे जीतेगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। दूसरे, ये सभी दल मिलकर क्या कुछ ऐसा कॉमन नैरेटिव, कुछ ऐसी कॉमन पॉलिसीज़ बना पाएंगे जो सबको स्वीकार्य हों? क्योंकि एक और कम्युनिस्ट्स हैं, एक और आम आदमी पार्टी है, एक और दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, तो इन सब को मिलाकर एक ऐसा समावेश करना जो सबको स्वीकार्य हो, वो उतना आसान नहीं होने वाला। इसके अलावा इनमें आपस में एक जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट जिसे कहा जाता है और एक इनसिक्योरिटी, वो बनी रहेगी, क्योंकि हर एक दल को ये डर रहेगा कि दूसरे दल उसकी वोटें खींचकर ना ले जाएं। विशेषकर कांग्रेस से सबको डर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी एक नेशनल पहचान बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए बंगाल में, तमिलनाडु में, बिहार में, पंजाब में, सब जगह वे अपनी गणना को बढ़ाने के प्रयास में बाकी दलों के वोटों को खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इन दलों में अंतर्विरोध बढ़ने की बहुत संभावना है और ये गठजोड़ मोदी जी और भाजपा को वाकई में टक्कर दे पाएगा, ये
बहुत ही मुश्किल लगता है। इन राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस और अन्य दलों ने दो बड़े प्रयास किए। पहला, जातीय जनगणना। इस प्रकार उनका उद्देश्य था हिंदू धर्म में फूट डालकर वोटों को बांटना। दूसरा, उन्होंने मोदी जी का नाम अदानी से जोड़कर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ये स्थापित करने की कोशिश की कि मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 10 वर्षों में लोग बहुत अच्छी तरह मोदी जी को समझ गए हैं, इसलिए किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। इस प्रकार उनके ये जो दो बड़े मुद्दे थे वो अब फेल हो गए हैं। ये इस चुनाव के परिणामों से स्पष्ट होता है। इस बीच 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी बात है मोदी जी का इतना बड़ा एक राजनैतिक कद। मोदी जी के सामने बाकी सब नेता छोटे छोटे ठिगने ठिगने से दिखाई देते हैं, और जब इतने बड़े नेता पर वे प्रहार करते हैं तो वो सीरियसली नहीं लिया जाता, बल्कि एक प्रकार का मजाक सा बन जाता है। अब देखिए, एक ओर जहां मोदी जी सच्ची आस्था के साथ मंदिर में जाते हैं, दूसरी ओर राहुल जी जब एक प्रकार का वो शिव भक्त बन जाते हैं, माथे पे टीका लगा लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक मजाक किया जा रहा है, एक कॉमेडी की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे लोग देख रहे हैं। मोदी जी की देशभक्ति, उनके परिश्रम और उनकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं करता, जबकि उन्हें सत्ता से हटाकर जो बैठना चाहते हैं वे सभी भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं। ऐसे में बहुत स्वाभाविक है कि लोग मोदी जी को ही प्रेफर करेंगे। इन सब के अतिरिक्त पिछले 2 दशकों में देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है जिसके चलते बुद्धिजीवी, टीवी चैनल्स और बहुत से प्राइवेट यूट्यूबर्स, उन्होंने जनसाधारण को ये आभास कराया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता के बाद कई दशकों में कांग्रेस ने भारत की आत्मा को बहुत सिस्टमैटिकली तोड़ा है। पिछले कई दशकों में आरएसएस का बहुत प्रसार हुआ है, जगह जगह नई शाखाएं खुली हैं, और विशेषकर नवयुवकों को देशभक्ति, देश के प्रति श्रद्धा, उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये सब बढ़ाने में आरएसएस ने बहुत योगदान दिया है। इसका परिणाम ये है कि आज विशेषकर उन राज्यों में जहां पिछले कुछ वर्षों से भाजपा का रूल रहा है, भाजपा की सत्ता रही है, वहां पर आरएसएस ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसे निगेट करना, जिसे तोड़ना दूसरों के लिए उतना आसान नहीं है। एक बात और भी है कि कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दलों के तुष्टीकरण से लोग थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, और अब वे देश को इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से विमुक्त करना चाहते हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का
क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं फिर से अपनी बात पर आता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए, हम सभी धर्म गुरु बने, हम धर्म का परिपालन करें, दूसरों को भी धर्म का परिपालन करना सिखाएं। मेरे साथ संपर्क करने के लिए मेरे ईमेल आईडी को और मेरे फ़ोन नंबर को नोट कर लीजिए और आप जब चाहें मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम समय समय पर ज़ूम सेशंस करके भी डिस्कशन कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। एक प्रकार की जॉइंट सोशल स्ट्रेटजी भी हम बना सकते हैं, क्योंकि जहां मोदी जी जैसे नेता एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक जैसे बहुत बड़ा एक छत्र छाया वो देते हैं, वहीं हमारे जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वे अपने स्थान पर अपने तरीके से इस तरह का एक माहौल बनाएं जो देश के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश में शांति के लिए अच्छा हो। धन्यवाद।